नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद व आशा करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। हम कर रहे हैं जी सेल एवं बैटरी और ये आज इसकी 5th क्लास है। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट को हम फिनिश कर चुके हैं, आज से अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड पार्ट में जो हम फोकस करेंगे वो है जी प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल के तहत ये 6 सेल हमें अच्छे से फिनिश करने होते हैं और सेकेंडरी सेल के अंदर ये 3 सेल हमें पूरे करने होते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि ये जो प्राइमरी सेल के तहत जो ये 3 सेल आपके स्टार्टिंग में है, वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल और लेक्लांसी सेल, इनको मैं अच्छे से पूरा करवा दूं। हालांकि इनसे रिलेटेड बहुत सारी बातें हमने लिख रखी है, एक बार ओवरव्यू में दे देता हूं। लेकिन जो पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ना, वो फर्स्ट पेज से ही बन जाता है। इनसे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन अपने को अच्छे से पढ़ने होते हैं। जैसे वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने ये वोल्टाइक सेल दिया था, इससे रिलेटेड कौन से 5 क्वेश्चन बनेंगे? एक तो बनेगा कि इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम क्या यूज करते हैं, एनोड की कौन सी छड़ है, कैथोड की कौन सी छड़ है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होता है, और सरेंद्र पात्र जो इसके अंदर एक दोष आता है, उस दोष को दूर करने के लिए हम किसी रोड के ऊपर सरेंद्र पात्र लगाते हैं और सरेंद्र पात्र में कौन से चूर्ण भरते हैं। वो क्वेश्चन आपके 4 या 5 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं। इन्हीं 4 या 5 क्वेश्चनों पे विशेष करके फोकस रहेगा। लेकिन इसके अलावा भी हम कैसे इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया बनती है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो सारी की सारी बातें मैं बताऊंगा। क्योंकि मेरा मकसद रहता है कि बच्चे का एक एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। लेकिन जो फोकस रहेगा वो ध्यान रखना कि इन्हीं 5 क्वेश्चनों पे, 4 या 5 क्वेश्चनों के आपका ऊपर रहेगा। इसके अलावा भी रासायनिक अभिक्रिया हमने लिख रखी है, लाभ हानि दोष और दोष का निवारण कैसे होता है, बहुत सारी चीजें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। ठीक उसी प्रकार से डेनियल सेल है, उससे रिलेटेड बिल्कुल हूबहू कॉपी है आपका वोलाटाइक सेल का ही डेनियल सेल है ना, हूबहू कॉपी है। उनसे रिलेटेड भी यही 4 से 5 क्वेश्चन आपको फोकस करने हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, ठीक है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, लाभ क्या है, हानि क्या है, दोष और उन दोषों का निवारण क्या है। लेक्लांसी सेल में वही 4 से 5 क्वेश्चन। और उसी प्रकार से ये सारे के सारे आपके प्राइमरी सेल में जब पूरे करा दूंगा, तो इन सेल से रिलेटेड खत्म होने के बाद लास्ट में मैं एक टेबल लिखाऊंगा। आप यहाँ क्लास में 20 से 25% भी अगर याद कर पाते हो, इतना सा ध्यान रख पाते हो कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, 20 से 25% भी अगर आपको ध्यान रह गया, तो जैसे ये सेल पूरे होंगे तो इनसे रिलेटेड मैं एक टेबल लिखाऊंगा। सारे सेल के नाम होंगे, उसमें मैं लिखूंगा एनोड की कौन कौन सी छड़ है, कैथोड की कौन कौन सी छड़ है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या यूज किया है, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है, आंतरिक प्रतिरोध क्या है, और कोई मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होगा तो वो साइड में लिख दूंगा। तो वो टेबल जब आप करोगे ना, तो कंपेरेटिवली आप याद कर पाओगे, सीक्वेंस में आप याद कर पाओगे। तो यहाँ 20 से 25% याद हुआ तो वो डायरेक्ट जंप करेगा 70 से 75% पे। फिर उसके बाद आपको रिवीजन करना है। और उम्मीद करता हूं कि मैं यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन इन सेल से रिलेटेड पूछे जाएंगे, वो सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। क्योंकि इतने डिटेल से, इतने सॉलिड तरीके से बार बार हम रिवीजन करके इनको याद करेंगे, तो भूलना इम्पॉसिबल है। जो बच्चे मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो लेक्चर, जो कोई टॉपिक मैं यूट्यूब पे डालता हूं, कोशिश यही रहती है कि उसको क्लास के अंदर ही फिनिश करूं, ताकि जो बच्चा यूट्यूब पे बिल्कुल डेमो के तौर पर और फ्री कंटेंट के तौर पर अगर देखना चाहे तो उसका बेनिफिट हो। लेकिन आप हमारा कंप्लीट सिलेबस एक फाउंडेशन बैच के माध्यम से कवर करना चाहते हैं, ऐसे किसी बैच से कवर करना चाहते हैं जिसमें सिलेक्शन की गारंटी है, तो उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाइए। वीर कॉन्सेप्ट से अपनी ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थ्योरी यहाँ से कर लीजिए, बहुत ही नॉमिनल चार्ज है। मैंने पहले ही बताया और टीचरों के कंपैरिजन में आधे से आधा रेट है। बच्चे कहते हैं सर इस पे कोई कूपन कोड है क्या? भाई इस पे और क्या कूपन कोड लगाऊं मैं, है ना। बाकी टीचरों के आपने प्राइस देखे होंगे, ऑफलाइन में तो 18 से 20 हजार रुपए बच्चों से लिए जा रहे हैं। पता नहीं इतने धन का क्या करना है। ऑनलाइन में भी 2500, 3000, 2000, 1500 इस प्रकार से कोर्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन हमने प्राइस इतना रखा है कि एक आम बंदा भी, एक आम स्टूडेंट भी इस बैच को परचेज कर सकता है। सिलेक्शन की गारंटी इस वजह से है कि भाई सारा कुछ ही निचोड़ के मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आप इसको पढ़ा के पढ़कर इन फ्यूचर पढ़ाने लग जाना। लेकिन भाई देखो, नंबर ऑफ लेक्चर है वो थोड़े से एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन कंटेंट को अगर आपने एक बार कर लिया, क्लास को ध्यानपूर्वक सुन मात्र से ही लिया, तो भाई मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। थ्योरी यहाँ से कवर कीजिए और यहाँ से मॉक टेस्ट लगाइए।
ये लैंग्वेज के लिए है मॉक टेस्ट कि पेपर में इन्हीं क्वेश्चनों की लैंग्वेज कैसे आती है उसको ब्रेक करने के लिए मॉक टेस्ट लगाइए। 50 मॉक टेस्ट मात्र 99 रुपीज में, ये भी बहुत नॉमिनल चार्ज है और इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इनके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, ये थ्योरी भी बेकार चली जाएगी अगर आपने इन क्वेश्चनों को नहीं लगाया। तो अब स्टार्ट करते हैं जी अपनी क्लास को सरस्वती माता का नाम लेके, जय सरस्वती माँ। और सबसे पहले देखते हैं जी आपका कौन सा सेल है, वोलाटाइक सेल। आपको पता होगा एक प्रकार का जो आवेश बनाया था वो थेल्स ने बनाया था। वो एक ऐसा आवेश था जिसे घर्षण के द्वारा हम पैदा करते थे, लेकिन उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते। जब उसी आवेश को, उसी चार्ज को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने लग गए तो इलेक्ट्रिसिटी बन गई। तो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ भी एक प्रकार का आवेश ही बन रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल बनेगा। लेकिन उस प्रेरित विद्युत वाहक बल की मान बहुत कम होगा। क्यों मान कम होगा, क्योंकि भाई यहाँ हम इसके अंदर डीसी स्टोर करते हैं। सेल के अंदर क्या होती है, डीसी स्टोर होती है, और डीसी की मात्रा ज्यादा नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है ना वेरिएशन नहीं करते। इलेक्ट्रॉन्स की वेरिएशन होगी तभी आप उसकी वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। तो डीसी की मात्रा बहुत ही कम पैदा होती है, और जितनी भी पैदा होती है उसके हिसाब से हम उसके एप्लीकेशन भी बना रखे थे। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग, 5 से 6 प्रकार के हमने अनुप्रयोग भी देखे। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक ऐसा वोल्टेज क्रिएट करें जो मतलब आपका स्टोर किया जा सके। तो इस मुहिम पे सबसे पहले एक अच्छा काम किया उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, वोल्टा था। तो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर ये पहला सेल बना। आज के टाइम में इसका कोई भी यूज नहीं है, लेकिन बना दिया। कोई चीज को फर्स्ट टाइम कोई बना देना तो सबसे बड़ी बात होती है। जैसे कंप्यूटर में आप ना सिलिकॉन चिप के बारे में पढ़ते हो, उन सिलिकॉन चिप है ना, फर्स्ट टाइम जिसने बनाई थी, जो भी साइंटिस्ट है, हम कंप्यूटर में नहीं जाने वाला, लेकिन वो बना दिया, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। आज के सिलिकॉन चिप समझते हो ना, आईसी चिप, जिसे आप कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, सीपीयू बोलते हैं। और आज के टाइम में तो क्या पता कितनी टेक्नोलॉजी आ गई। तो जिसने सबसे पहले शुरुआत की उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले 1800 ईस्वी में इस रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से आपका एक प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा कर दिया, आपका एक वोल्टेज बना दिया, और ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि इसका यूज नहीं होता, लेकिन इनके योगदान को हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्या यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ये जस्ट आपका माहौल बनाने के लिए, एक बेस बनाने के लिए। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं इस सेल को। वोला वोल्टाइक सेल बोल दीजिए इसको, क्या बोलेंगे, वोल्टाइक सेल, वोलेटाइक सेल, वोल्टाइक सेल। तो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम 1800 ईस्वी में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा क्या पैदा किया जी, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया, करने में सफलता प्राप्त की। ठीक है, वोल्टा द्वारा बनाए गए सेल को हम क्या कहते हैं, वोल्टाइक सेल कहते हैं। अच्छा, इनके नाम को क्रेडिट, मतलब इन साइंटिस्ट ने इतना अच्छा काम किया, इनको योगदान देने के लिए, क्रेडिट देने के लिए, ये जो पात्र है, पात्र मतलब जिसमें आप सारी की सारी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, कांच या चीनी मिट्टी का जो बना होता है, उस पात्र का नाम ही क्या रख दिया गया, वोल्टामीटर रख दिया गया। आगे चलकर जितने भी आप सेल देखोगे ना, वो कांच या चीनी मिट्टी का पात्र, जिसके अंदर आप ये सारी की सारी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, लिक्विड रोड डालते हो, फिर कनेक्ट करते हो, है ना, सरंध्र पात्र डालते हो, तो वो कांच या चीनी मिट्टी का पात्र है, उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है इन साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए। तो कौन से 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो पता लग गया। वोल्टामीटर क्या है, कांच या चीनी मिट्टी का ये पात्र है, कांच या चीनी मिट्टी का ये पात्र होता है जो बना होता है। ठीक है, पात्र लिख दो इसके पीछे, कांच या चीनी मिट्टी का पात्र, कांच या चीनी मिट्टी का पात्र। तो पहला क्वेश्चन जिस पे आपको फोकस करना है, इलेक्ट्रोलाइट क्या भरेंगे। अब यहाँ 20 से 25% आप ध्यान करना, याद करने की कोशिश करना। मैं चाहूं तो ट्रिक भी बना सकता हूं, लेकिन मैंने कहा है कि जो वो टेबल देखेंगे ना, उसमें सब कुछ मैं आपके लिए करूंगा। फिलहाल आप सुनते चलना। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, एक प्रकार का विलयन घोल है, जो कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। जब उसमें से धारा का प्रवाह करवाएंगे तो ये टूट जाएगा, अणुओं में विभक्त हो जाएगा, छोटे छोटे आयनों में विभक्त हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट उस विलियन के तौर पर हम किसका यूज करते हैं। आगे चलकर आप देखोगे ये जो स्टार्टिंग में विलियन है ना, ये अम्लीय या अकार्बनिक है। बताया था मैंने फर्स्ट टर्म में, अम्लीय या अकार्बनिक है, क्योंकि अम्लीय और अकार्बनिक में से धारा का प्रभाव हो जाता है। आगे चलकर चौथा या पांचवा आप सेल देखोगे ना, उसमें विलियन के तौर पर हम जारीय विलियन का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन फिलहाल हम ध्यान रखेंगे कि अम्लीय व अकार्बनिक है, तो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम H2SO4 का यूज करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, तनुगंधक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं जी, तनुगंधक अम्ल, या फिर इसी को क्या कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो फर्स्ट क्वेश्चन जिसको आपको याद करना है कि वोलाटिक सेल में आप विलियन के तौर पर, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर किसका यूज करते हो, H2SO4, H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल,
हिंदी में क्या कहते हैं, तनुगंधक अम्ल। क्या कहते हैं, तनुगंधक अम्ल। अच्छा, एनोड, एनोड कौन सी रोड होती है अभी, पॉजिटिव। मैंने कैसे याद कराया था, आप ध्यान दो कि अल्फाबेटिकली हम देखें ए बी सी, दो रोड है, एक एनोड रोड है और एक कैथोड रोड है। तो एनोड पहले आती है तो ये पॉजिटिव प्लेट होगी, और सी बाद में आता है, ए पहले आता है तो ए फॉर एनोड पॉजिटिव प्लेट, और सी बाद में आता है, सी फॉर कैथोड आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट। तो एनोड आपकी कौन सी प्लेट है भाई, पॉजिटिव प्लेट है। कौन सी प्लेट है, पॉजिटिव, धनात्मक प्लेट है। तो एनोड के तौर पर हम किसका यूज करते हैं, तांबे का यूज करते हैं, तांबे की छड़ रहेगी। आपको दिखाई दे रहा है ये, है ना, ये आपका वोल्टामीटर हो गया, और इसमें जो तांबे की छड़ है, कॉपर की छड़ है, वो क्या रहेगी, एज ए पॉजिटिव छड़ रहेगी। तो बताइए, ये कॉपर है, ये एनो किसकी, ये तांबे की, और ये क्या रहेगी आपकी, ये आपकी एनोड काम करेगी। ए से क्या रहेगी, ये एनोड। थोड़ा सा साइड में क्या लिख देते हैं, ये क्या है जी, आपकी एनोड है। एनोड है तो मतलब कैसी प्लेट है, ये आपकी पॉजिटिव प्लेट है। अच्छा, कैथोड के तौर पर आप किसकी यूज करोगे, जस्ते की छड़ का यूज करोगे, जिंक, जिंक मतलब जस्ता। तो ये वाली जो प्लेट है वो आपकी क्या है, ये प्लेट है जी आपकी कैथोड। कौन सी प्लेट है ये, कैथोड प्लेट है। बताइए कोई समस्या क्या इसमें, थोड़ा सा साइड से स्टार्ट। परफेक्ट बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि है ना, अभी थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पढ़ो तो मजा आना चाहिए। मजा आएगा तभी आपको चीजें याद होगी। कैथोड, एक एनोड प्लेट है, एनोड पॉजिटिव होती है और कैथोड क्या होती है, नेगेटिव। तो एनोड प्लेट कौन सी हम यूज करेंगे, तांबे की छड़। किसकी यूज, तांबे की छड़ का यूज करेंगे। और कैथोड के तौर पर किसका यूज करेंगे, जस्ते की। याद कैसे करेंगे, मैंने विद्युत अपघटन, जो बच्चे ऐप पे लगातार क्लास देख रहे होंगे उनको ध्यान होगा, विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग बताए हैं, 5 या 6 अनुप्रयोग बताए। पहला ही जो प्रयोग था वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग था। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब परत चढ़ाना। तो तांबे, एक है जिंक, एक है जी तांबा। तो एनोड वाला दान करता है, एनोड वाला दान करता, आपको बताया था कि ये इसकी परत इस पे आके चढ़ेगी। ऐसे याद करा रहा हूं मैं कि एनोड के तौर पर हम किसका यूज करेंगे, कैथोड के तौर पर हम किसका यूज करेंगे। अब बताओ कि जिंक जस्ते पर, जिस्ते पर किसकी परत चढ़ा रहे हैं, तांबे की। जस्ते पर किसकी परत चढ़ा रहे हैं, तांबे की, क्योंकि भाई तांबा महंगा है, जस्ता आपका सस्ता है। तो ऐसे याद कर लेंगे कि जिसकी परत चढ़ा रहे हैं वो हमेशा क्या रखा जाता है, पॉजिटिव रखा जाता है। तो तांबे पर किसके, जस्ते पर, लिख दूंगा यहां, थोड़ा सा हिंट बना के लिख दूं, जस्ते पर, जस्ते पर, ये याद हो जाएगा फिर आपको। जस्ते पर तांबे की परत चढ़ा रहे हैं, जस्ते पर किसकी परत चढ़ा रहे हैं, तांबे की परत। जस्ते पर तांबे की परत चढ़ा रहे हैं, इस प्रकार से आप याद कर लोगे। जस्ते पर तांबे की परत चढ़ा रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास देख रहे होंगे उनको एक सेकंड में समझ में आ गया हुआ कि भी सर जिसकी परत चढ़ाते हैं उसको हम किसको, या उसको क्या रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। तो जस्ते पर, जस्ते पर तांबे की परत चढ़ा रहे हैं तो तांबा क्या रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा। कॉपर क्या रहेगा, एनोड। एनोड मतलब कैसी प्लेट होती है, पॉजिटिव प्लेट होती है। ठीक है, और जस्ते पर चढ़ा रहे हैं तो जस्ता क्या रखा जाएगा, जस्ता मतलब जिंक, जिंक की प्लेट क्या हो जाएगी, कैथोड हो जाएगी। और कैथोड कैसी होती है, नेगेटिव प्लेट होती है। बताइए कोई समस्या इसमें, यहां तक कोई समस्या समझ में आ गया। तो 2-3 क्वेश्चन कवर हो गए। पहला, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर क्या यूज करेंगे, H2SO4, जिसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। हिंदी में क्या कहते हैं, तन्नुगंधक अम्ल। तीनों शब्द याद रखने हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल या तन्नुगंधक अम्ल। एनोड, एनोड और कैथोड, दो प्लेट के नाम याद रखने हैं, एक तांबा है और एक जस्ता है। तो जस्ते पर तांबे की परत चढ़ाएंगे, ऐसे याद करा रहा हूं मैं। परत तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो हमने देख ही लिया पहले, याद करा रहा हूं कि जस्ते पर हम तांबे की परत चढ़ाएंगे। तो जस्ता पे तांबे, तांबे की परत चढ़ा रहे हैं तो तांबा पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव आदमी डोनेट करता है, पॉजिटिव आदमी दान करता है, तो आपका तांबा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और जस्ता क्या रहेगा, नेगेटिव। तो एनोड रहेगी, एनोड जो प्लेट है वो आपकी किसकी है, तांबे की है, कॉपर की है। लिख दो इधर, ये किसकी प्लेट है भाई, कॉपर की। Cu है ये, कॉपर। सी बड़ा रहेगा, यू छोटा रहेगा। और ये किसकी है, ये है जस्ते की प्लेट, जिंक, Zn, जस्ता। ठीक है, क्लियर है। फिर है जी इसका प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। ये बनाना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने 1800 ईस्वी में फर्स्ट टाइम प्रेरित विद्युत वाहक बल बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। कितना कम है इससे कोई मैटर नहीं है, अप्रोक्सीमेट 1 के बराबर है, 1.08। एग्जैक्ट वैल्यू भी पेपर में आती है कि वोल्टाइक सेल का प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना है, तो 1.08, 1 के आर बार 1.08 है ना, है ना, सबसे कम इसी का है। अब आगे चलकर दो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा रहेंगे, एक क्या रहेगा, एक रहेगा जी इसमें हम सरेंद्र पात्र,
अब इसके अंदर जब आगे चलोगे ना, मैं याद यहीं से करा रहा हूं, लेकिन आगे चलकर आप पाओगे कि भी इसके अंदर ना एक दोष आता है। दो प्रकार के दोष आते हैं, एक स्थानीय क्रिया दोष आता है ना, और दूसरा आता है दुर्वाचन, जिसे पोलराइजेशन कहते हैं। ये जो दुर्वाचन है ना, ये जो पोलराइजेशन दोष है, इसको दूर करने के लिए हम इस कॉपर की छड़ के चारों तरफ एक सरंध्र पात्र लगा देते हैं। सरंध्र पात्र क्या है? ऐसा कोई पात्र जिसके अंदर ये जो आपका घोल है, कैसा घोल है? H2SO4 का घोल है। H2 इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम किसका यूज कर रहे हैं? H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल, तनुगंधक अम्ल का यूज कर रहे हैं कि भाई ये घोल तो इस सरंध्र पात्र के अंदर चला जाए, ये घोल तो इस सरंध्र पात्र के अंदर चला जाए, लेकिन इस सरंध्र पात्र के अंदर हम MnO2 जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की चूर्ण भरते हैं, वो इस सरंध्र पात्र से बाहर ना आए, वो इस सरंध्र पात्र से बाहर ना आए। कहने का मतलब ये है कि ये घोल विलयन तो अंदर चला जाए, घोल तो अंदर चला जाए। ऐसे सोच लो छन्नी के आकार का है, छन्नी है ये सरंध्र पात्र पोरस पोरस पोंड बोलते हैं इसको। सरंध्र पात्र छन्नी के आकार का है कि भाई लिक्विड तो इसके अंदर चला जाए, लेकिन जो कण है मोटे मोटे मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 उसके कण बाहर ना आए। तो बस यही दो क्वेश्चन इस बहाने तुम्हारे याद भी हो गए और तुम्हारा ये टॉपिक ही ऑलमोस्ट पूरा हो गया। ये समझ लो कि वोलाटाइल सेल खत्म हो गया तुम्हारा, इधर ही खत्म हो चुका। आगे तो जस्ट आपको पढ़ना ही है। कौन कौन से क्वेश्चन बने? इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, तनुगंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, एनोड के तौर पर जस्ते पर तांबे की परत चढ़ाएंगे तो तांबा एनोड रहेगा और जस्ता आपका कैथोड रहेगा। फिर है जी प्रेरित विद्युत भाग, सबसे कम इसी का होता है 1.0, अप्रोक्सीमेट 1.08, वैल्यू भी ध्यान रखनी है। फिर एक और क्वेश्चन क्या बनेगा? सरंध्र पात्र किसके ऊपर लगता है? सरंध्र पात्र लगता है एनोड। एनोड मतलब एनोड क्या था? एनोड था आपका कॉपर, कॉपर की परत के ऊपर सरंध्र पात्र लगेगा। सरंध्र पात्र क्या है? एक छन्नी के आकार का एक पोंड बना दिया हमने, जिसके अंदर से H2SO4 ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना H2SO4 ये तो एंटर कर जाएगा उसमें, लेकिन इसके चारों तरफ हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 जो भरा है वो बाहर नहीं आएगा। फायदा क्या होगा वो आगे चलकर हम देखेंगे। वो एक दोष को दूर करने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाने ना, वो सारे के सारे तुम्हारे यहाँ फिनिश हो चुके हैं। अब आगे वाला तो जस्ट पढ़ना है, कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो 4 से 5 क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाएंगे वो यहाँ पूरे हैं, आगे चलकर पढ़ना है। ये पूरा जब सेल पूरा हो जाएगा इसी पेज पे एक बार फिर से मैं वापस आऊंगा। अब आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं और उनको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो भाई अपने इस YouTube चैनल को है ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उन दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए। और ये सिर्फ स्टार्टिंग की कुछ क्लास हम डेमो के तौर पर ना, ऐसे नहीं कि भाई तुमको दिखाया कुछ जा रहा है और पढ़ाया कुछ जा रहा है। भाई मेरे को लगता है कि भाई यहाँ इस टॉपिक को कराऊंगा तो बच्चे का 1 या 2 नंबर का बेनिफिट हो सकता है। वो क्लास में जरूर लेके आता हूँ यूट्यूब पे। मन आया तब उस क्लास को बीच में फ्री कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई अपने इस परिवार को टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले जितने भी बच्चे हैं वहां तक अपना यह चैनल पहुंचे। और जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास से बच्चा बिलोंग करता है और वो बच्चा जो पढ़ाई से बहुत लंबे से समय से दूर है, मात्र IIT उसकी क्वालिफिकेशन है और जिसको याद नहीं होता, वो बच्चा एक बार इस चैनल पे जरूर आए, ऐप पे जाए, उस कोर्स को परचेज करके और पढ़ना स्टार्ट करें। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं अगर तुम रेगुलर स्टडी करते हो, रिवाइज करते हो, तो तुम्हारे सिलेक्शन को कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, ये आपसे श्योरिटी है। अब देखते हैं जी रासायनिक अभिक्रिया है, ये जस्ट आपको सुनना है, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है। अब बताओ हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर किसका प्रयोग किया है? सर हमने इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर H2SO4 का यूज किया है, H2SO4 का यूज किया है। जब एनोड और कैथोड, अच्छा एक बात बताओ, प्रेरित विद्युत भाग बल कब पैदा हुआ? जब कोई सर्किट बनेगा और धारा का प्रवाह होगा। और धारा का प्रवाह कब होगा? जब विभवांतर होगा, विभव अंतर होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो एनोड और कैथोड, एनोड पॉजिटिव है कैथोड नेगेटिव है, तो भी वोल्टेज डिफरेंस तो क्रिएट हो गया, विभवांतर तो है, अब धारा का प्रवाह करवाना है। जब धारा का प्रवाह करवाएंगे तो ऊपर की तरफ से तो सर्किट कंप्लीट है, ये देखो ऊपर की तरफ से सर्किट कंप्लीट है, लेकिन यहाँ नीचे सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा किसके माध्यम से? इस लिक्विड के माध्यम से। और लिक्विड में क्या है? H2SO4 है। तो ये H2SO4 है ना, ये आपका एक कंपाउंड है, यौगिक है।
ये अब टूटेगा, टूटेगा तो किस में टूटेगा, आयंस में टूटेगा, एक धनायन और एक ऋणायन। ये जब आयंस में टूटेगा, किस में टूटेगा, आयंस में, कोई धनायन बनेगा कोई ऋणायन बनेगा, कोई धनायन बनेगा कोई ऋणायन बनेगा। अब तुमको ध्यान होगा, जो धनायन होंगे, ये मैं रेज करूंगा थोड़ी देर में, धनायन होंगे वो किस प्लेट की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे भी नेगेटिव प्लेट, ये तो इधर इकट्ठे हो जाएंगे, धनायन अब वो नेगेटिव प्लेट की तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा। और जो आपके ऋणायन होंगे, ऋणायन मतलब जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो कौन से प्लेट की तरफ जाएंगे, वो जाएंगे पॉजिटिव प्लेट की तरफ। तो भाई ये आयंस इधर उधर मूव होने लग जाएंगे। ये जो आयंस का, जैसे चालक तार में आपके इलेक्ट्रॉन्स का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और यहाँ इलेक्ट्रोलाइट में आयंस का एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, धारा का प्रवाह हो जाना होता है। उसी धारा के प्रवाह को हम प्रेरित विद्युत भागबल के तौर पर स्टोर कर लेंगे। जब इन छड़ों को एक बल्लभ लगा के, है ना, लगा दे, तब ये ऊपर वाला पढ़ेंगे, जिंक प्लेट पर सबसे पहले रासायनिक क्रिया होगी। जिंक की कौन सी प्लेट है, जिंक की है जी आपकी कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट है, कैथोड प्लेट है। सबसे पहले इसी पे रासायनिक अभी सुनना है, ये याद नहीं करना, कहीं तुम ये समीकरण विकरण याद करने लग जाओ, ठीक है, ये याद नहीं करना, सुनना है। तो जिंक की प्लेट पर सबसे पहले क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया शुरू होगी, क्योंकि डिल्यूट क्या है, विलियन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, कैसा विलीन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 का ये डिल्यूट है, अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भी ये जो प्लेट है ये ज्यादा क्रियाशील है, ये अधिक क्रियाशील है, मतलब इस पे रासायनिक अभिक्रिया जल्दी होगी, और ये कम क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है। क्यों, क्योंकि ये H2SO4 के साथ जल्दी से अभिक्रियाशील, मतलब क्रियाशील हो जाएगा, उसके साथ अभिक्रिया स्टार्ट कर देगा, और इलेक्ट्रोलाइट में करंट बहना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस में टूटेगा और करंट बहना शुरू हो जाएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के अणु, के जो अणु है यौगिक के तौर पर हाइड्रोजन आयन H2, हाइड्रोजन आयन तथा सल्फेट मतलब माइनस, एक धनायन और एक ऋणायन, आयनों में क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि जैसे ही हमने एनोड और कैथोड को ऊपर किसी बल्ब से सर्किट पूरा करके हमने जोड़ दिया, तो H2SO4 के अंदर जो ये रोड लगी है, वो सबसे पहले आपकी जिंक की प्लेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करेगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी। केमिस्ट्री का टॉपिक है, इतना डेप्थ में नहीं जाना, जस्ट पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। जब ये अभिक्रिया करेगी तो H2SO4 है ना, आयनों में विभक्त होना स्टार्ट होगा, एक धनायन होगा एक ऋणायन होगा। ये धनायन और ऋणायन क्यों बनाने हैं, क्योंकि भाई धनायन है वो नेगेटिव की तरफ खींचा चला जाए, और ऋणायन है वो पॉजिटिव की तरफ खींचा चला जाए। तो आयंस का एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूवमेंट स्टार्ट होगा। जिस प्रकार से चालक तार में इलेक्ट्रॉन रैंडमली घूम रहे होते हैं, जैसे ही उसको वो सोर्स ऑफ ईएमएफ सेल या बैटरी से जोड़ते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दिशा पकड़ लेते हैं, इलेक्ट्रॉन की दिशा इस साइड होती है तो धारा की दिशा इस साइड हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन के दिशा पकड़ने से आपकी धारा की दिशा बन जाती है। ठीक उसी प्रकार से इसके अंदर आयंस बनेंगे, ऋणायन और धनायन, ये मूवमेंट करेंगे तो आपका चार्ज का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो H2SO4 है वो धनायन में, 2H2, अच्छा ये बैलेंस बनाने के लिए हम लिखते हैं, इतना हमें डिटेल में नहीं जाना, एक धनायन बन गया H और SO4 टू -2, है ना, मतलब दो ऋणायन बन गए, इसको तोड़ा गया, ब्रेक किया गया, H2 2H प्लस का, और प्लस में SO4 मतलब ये माइनस, ये क्या है SO4, ये है जी आपका सल्फ्यूरिक बनता है, जो भी कुछ बनता है वही से कोई मतलब नहीं है। अब देख लीजिए कैथोड पर रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, कैथोड कौन सा है, एनोड है जी पॉजिटिव, कैथोड है नेगेटिव। जस्ते पे तांबे की परत चढ़ा रहे हैं तो तांबा है एनोड और जस्ता है कैथोड, ये याद रखना आपको। तो कैथोड पे रासायनिक अभिक्रिया Zn है ना, किसके साथ करेगा, SO4 ऋणायन के साथ करेगा, करेगा, करने के बाद आपका क्या बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये जिंक सल्फेट, लिख देता हूं ब्रैकेट में, क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा, जिंक, है ना, जिंक सल्फेट बन जाएगा। हालांकि मैंने पहले बता दिया कि सुनना है, इनको याद नहीं करना। अच्छा ये कैथोड पे हो गई, Zn जिंक है, और उसने किसको ले लिया, ऋणायन को ले लिया, ऋणायन को लेके, और ZnSO4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, ZnSO4 बन जाएगा जिंक सल्फेट। ठीक है, एनोड पर जो विक्रिया होगी, 2H पॉजिटिव आयन थे, है ना, पॉजिटिव आयन है, यहां से क्या है, ये पॉजिटिव आयन है, और नेगेटिव आयंस के साथ रिएक्शन करेगा तो H2 क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बन जाएगी, क्या बन जाएगी जी, हाइड्रोजन गैस।
हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। हाइड्रोजन गैस जो बनेगी, है ना। अब रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो गई। ये रासायनिक अभिक्रिया उस वोल्टामीटर के अंदर होती है। धारा का प्रवाह हो गया, हमें धारा के प्रवाह से मतलब था, हमारे लिए काम के क्वेश्चन वही थे। लेकिन फिर भी हमने देखा, जब दोनों प्लेटों को बल्ब से जोड़ा गया तो सबसे पहले Zn ने रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये आपके कॉपर से जल्दी अभिक्रियाशील होता है। किसके साथ? H2SO4। तो H2SO4 ब्रेक हो जाएगा, धनायन और ऋणायन दो पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव में बना, और ऋणायन मतलब नेगेटिव में बन गया, ब्रेक हो गया। तो एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर फिर रिएक्शन होगी। कैथोड Zn है, एनोड पर भी रिएक्शन होगी। Zn ने ऋणायन को लिया SO4, पूरा विक्रिया हुई ZnSO4, जिंक सल्फेट बन जाएगा। फिर एनोड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, ये कैंसिल आउट होके H2 बचेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यही हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनकर, बुलबुले समझते हो ना, ऐसे छोटे छोटे हो, मतलब बुलबुले बनकर किसके ऊपर चिपकना स्टार्ट होंगे? ये चिपकना स्टार्ट हो जाएंगे एनोड। एनोड मतलब किसके ऊपर? आपकी किसके? कॉपर के ऊपर। और वहां पर एक दोष आएगा, उस दोष को दूर करने के लिए फिर हम सरंध्र पात्र लगाएंगे आगे चलकर। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। धारा का प्रवाह सेल के अंदर, सेल के अंदर क्या होगा? धारा का प्रवाह सेल के अंदर कैसे होगा? सेल के अंदर होगा नेगेटिव से पॉजिटिव। कैसे चलता है धारा का प्रवाह? आपको पता है कि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव। सेल के बाहर देखो कैसे होगा? कॉपर से जिंक की तरफ, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है। और सेल के अंदर, सेल के अंदर कैसे होगा? जिंक से कॉपर की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ। जैसे ये हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बनेंगे तो धारा का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। धारा का प्रवाह सेल के अंदर जस्ते से कीचड़ से तांबे की छड़ की ओर, तथा सेल के बाहर तांबे की छड़ से जस्ते की छड़ की ओर बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो ये दो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ लिख रखी है ना, ये लिख रखी है, इन्हीं का रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है। रिजल्ट के तौर पर देखिए, जिंक की प्लेट H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब रिएक्शन करेगी तो ZnSO4 बनेगा, है ना। Zn सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनेगा? ZnSO4 सल्फ्यूरिक जिंक सल्फेट बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। बस ये जो सारा कुछ लिखा पड़ा है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड है, हमें इसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड के हैं, आईटीआई के साथ जिन्होंने थोड़ी बहुत हल्की फुल्की पोलटेक में भी अगर पढ़ाई की होगी तो उनको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आया है तो ठीक है, ना आया है तो भी पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मेन मकसद था क्वेश्चनों को कवर करना। लेकिन मैं चाहता हूं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि कैसे ये धनायन ऋणायन टूटते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, जैसे ही हमने इलेक्ट्रोलाइट के अंदर रोड डाला और ऊपर से बल्ब को जोड़ा, तो H2SO4 के साथ सबसे पहले जिंक की प्लेट रिएक्शन करेगी। जब रिएक्शन करेगी तो H2SO4 धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। ये धनायन बना, ये ऋणायन बना। तो एनोड के ऊपर और कैथोड के ऊपर अभिक्रियाएं होगी। सबसे पहले कैथोड ने स्टार्ट की थी, क्योंकि Zn मतलब आपका जो जिंक है वो ज्यादा ही आपका क्रियाशील है, तो उसने SO4 के साथ रिएक्शन करके आपका क्या बना दिया? जिंक सल्फेट, ZnSO4 बना दिया। और जो आपकी एनोड के ऊपर है वहां से आपकी हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, निकलनी स्टार्ट होगी। जैसे हाइड्रोजन गैस निकलनी स्टार्ट होगी तो धारा का प्रवाह हो जाएगा। उस डिल्यूट के अंदर, मतलब विलियन के अंदर, जिंक से आपके कॉपर की तरफ, और बाहर कॉपर से जिंक के, क्योंकि धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर बहती है। रिजल्टेंट के तौर पर Zn जिंक प्लस में आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तनुगंधक अम्ल ने रिएक्शन कर कर क्या बनाया? जिंक सल्फेट, ZnSO4, और हाइड्रोजन गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं लाभ। लाभ के तौर पर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, इसका मतलब वातावरण पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वातावरण पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। हानि क्या है? एक तो भाई बहुत ही कम प्रेरित विद्युत भाग बल है। दूसरी बात, ये आपका क्या है? प्राइमरी सेल में आता है। और पिछली क्लास के एंड में मैंने बताया था, जो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल में, प्राइमरी सेल प्राइमरी बच्चों को तौर पर हमने याद करवाया था। प्राइमरी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो एक ही दिशा पकड़ लेते हैं, एक ही दिशा पकड़ लेते हैं, है ना। वो इतने चंचल होते हैं, जिस दिशा में मुंह उठा के चलना स्टार्ट कर दिए उसी दिशा में चलते रहते हैं। तो प्राइमरी सेल में सिर्फ एक ही बेनिफिट है कि उसमें स्टोर एनर्जी को हम विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत में बदल सकते हैं, विद्युत से वापस रासायनिक में नहीं आ सकते। यानी कि इनका मतलब ये हो कि इन्हें पुनः चार्ज नहीं कर सकते। एक तो प्रेरित विद्युत भाग बल मिनिमम है, दूसरा इन्हें पुनः आवेशित नहीं कर सकते, पुनः आवेशित नहीं कर सकते। और लिखना चाहो तो लिख लीजिए, मिनिमम, मिनिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मिनिमम, मिनिमम
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रेरित विद्युत वाहक बल है, मिनिमम प्रेरित विद्युत वाहक बल है। अब देखते हैं जी इसके अंदर दोष, ये इंपॉर्टेंट है। पहले तो पूछा जाता है कि बताइए कि आपका फर्स्ट टाइम जो सेल था, वोलाटाइक सेल था, उसके अंदर कौन कौन से दोष आते हैं। यहां से जो दोष बनने स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे दोष आगे भी आएंगे। लेकिन फर्स्ट टाइम ये जो वोल्टा नामक साइंटिस्ट थे, इन्होंने प्रेरित विद्युत वाहक बल जो सबसे कम बना था 1.08, जब उसको बनाया तो इसने दो प्रकार के दोष को ऑब्जर्व किया, और यही दोष फिर आगे आते रहेंगे। इन दोष का फिर निवारण करना हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो दो दोष आते हैं इसमें, एक आता है जी आपका स्थानीय क्रिया दोष, एक तो आता है जी स्थानीय क्रिया दोष जिसे लोकल लोकल एक्शन बोलते हैं, और एक आता है जी दुर्वाछादन पोलराइजेशन जिसे बोलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जी स्थानीय क्रिया दोष। स्थानीय क्रिया दोष क्या है? जब स्थानीय क्रिया मतलब जो क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया, ऐसे बोलते हैं ना कि स्थानीय लोग, जैसे मान के चलो कि किसी गांव में आप गए, किसी शहर में आप गए, कोई ऐसे गांव में गए जो आपके कल्चर से मेल नहीं खाता, तो वहां की कल्चर को समझने के लिए आप वहां के लोकल लोगों से मिलेंगे, स्थानीय लोगों से मिलेंगे। तो यहाँ जब रासायनिक अभिक्रिया की तो जो आपका दोष आया वो स्थानीय क्रिया दोष बना। नाम से पता लग रहा है कि भाई वहां वहां उस अभिक्रिया के दौरान जो जो मटेरियल हमने यूज किए, भाई लोगों का कल्चर जानने के लिए लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, स्थानीय लोगों में से मिलना पड़ेगा। स्थानीय लोगों से मिला, जैसे न्यूज़पेपर वाले या फिर जो रिपोर्टर होते हैं वो लाइव टेलीकास्ट करते टाइम क्या कहते हैं, चलो इस दुर्घटना के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से पूछते हैं, ऐसा आता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से अभिक्रिया के दौरान स्थानीय क्रिया दोष है ना, वहां के यूज हुए मटेरियल से ही आएगा। तो कौन कौन से मटेरियल यूज किए? वोल्टामीटर, वोल्टामीटर में तो कोई दोष हो नहीं सकता क्योंकि वो तो अभिक्रिया ही नहीं करता, कांच या चीनी मिट्टी का बना है, पात्र है वो तो एक। H2SO4 ये अम्लीय और अकार्बनिक है, इसके अंदर भी दोष नहीं हो सकता। अब बच गई रोड, तो रोडों में से आपका दोष होगा जो आपकी ये धात्विक रोड है ना, एक आपकी किसकी है, कॉपर की, और एक जिंक की, इसके अंदर कुछ ना कुछ दोष मिलेगा। तो स्थानीय क्रिया दोष है किस रोड पे मिलता है? जिंक इलेक्ट्रोड पर। किसके ऊपर मिलता है? जिंक। जो नेगेटिव प्लेट है, कैथोड जो प्लेट है उसके ऊपर किसकी है? कैथोड जिंक की है, क्योंकि तांबे के जिंक के ऊपर हम तांबे की परत चढ़ा रहे हैं। तो जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है ना, वो अशुद्धियों के कारण उसमें अशुद्धियां होती हैं, क्योंकि वो जो जिंक है वो प्योर फॉर्म में आपका नहीं मिलता, आज के टाइम में भी नहीं मिलता, वो ऐसक के तौर पर मिलता है। और जब हमने देखा था विद्युत अपघटन के अनुप्रयोग देख रहे थे, तो धातु शोधन और धातु निष्कर्षण, उस ऐसक को हम देख रहे थे, उस ऐसक में से हम चीजें प्योरीफाई करके निकाल रहे थे। लेकिन जिंक को इतना प्योरीफाई नहीं कर सकते। जिंक इलेक्ट्रोड का हमने यूज किया है एज ए कैथोड, नेगेटिव प्लेट के तौर पर। मैं अशुद्धियों के कारण यह दोष होता है। व्यवसायिक जिंक में अधिकतर लोहे, कॉपर, टीन इत्यादि की है ना टुकड़े होते हैं, मतलब उनमें कुछ ना कुछ चीजें मिली होती है, प्योर जिंक नहीं होता। जब एक व्यवसायिक जिंक इलेक्ट्रोड को सेल में प्रयोग किया जाता है तो इन अशुद्धियों के कारण, इन अशुद्धियों और जिंक के बीच छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र और मतलब बनना तैयार हो जाते हैं। जब कोई एक्स्ट्रा चीज आएगी तो एक्स्ट्रा करंट भी पैदा होगा, क्योंकि धारा का प्रवाह करवा रहे हैं, और इन प्रकार के सेल के अंदर इनके बीच लोकल करंट घूमने लग जाता है। लोकल करंट, लोकल एक्शन, और यही आपका एक दोष बन जाता है। तो वहां की यूज किए हुए मटेरियल, दो रोड है उनमें कोई ना कोई दोष। किस रोड में? नेगेटिव प्लेट, क्योंकि जिंक आपकी कौन सी है? कैथोड प्लेट है, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। उस जिंक के अंदर ना, वो व्यवसायिक जिंक, और उसके अंदर लोहे, टीन है ना, आपके कॉपर के कुछ न कुछ कण विद्यमान होता है। इस वजह से वहां आपके छोटे छोटे सेल होल बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और उनके अंदर भी इंटरनल करंट, लोकल करंट बहना स्टार्ट हो जाता है, जो मुख्य करंट का कुछ ना कुछ विरोध करेगा। ठीक है, इस प्रभाव के कारण लोकल एक्शन कहते हैं। इस प्रभाव के कारण सेल की टर्मिनल वोल्टेज घट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। कुछ मेन धारा के, मुख्य धारा के विपरीत अगर कोई धारा बहनी स्टार्ट हो जाए, जैसे हमने पीछे एक पढ़ा था लीकेज करंट, तो एक प्रकार का ये लीकेज ही है, एक प्रकार का दोष ही तो है ना, वहां की लोकल रोड की वजह से आया है। निवारण क्या है? तो कहता है कि इस जो जिंक है ना, इसके अंदर तो हमने देख लिया कि इस प्लेट के अंदर ना छोटे छोटे कण विद्यमान है। किसके कण विद्यमान है? कॉपर, टीन और लोहे के कण विद्यमान है। भाई उन कणों को तो हम नहीं निकाल सकते, हमें इतना टाइम कहाँ है, हमें तो बस आपका एक प्रेरित विद्युत वाहक बल बनाना है। तो एक काम कर सकते हैं, इसको पेंट मार दो, पेंट मार दो। पेंट मारने को क्या कहते हैं? अमलगेशन। क्या कहते हैं? अमलगमेशन, अमलगमेशन नाम अच्छे से पढ़ लेना, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, अमलगमेशन। ठीक है, तो अमलगमेशन क्या होता है? जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है।
हमने जब आपके इंजीनियरिंग मटेरियल्स नामक टॉपिक आपका करवाया था, बहुत डिटेल से बताया था, तो आपको मैंने बताया था कि परत चढ़ाना एक बहुत बेस्ट पार्ट रहता है अपने इस इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में। या थ्योरी को साइड में छोड़ दीजिए, आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी तो यही करते हैं। आज के टाइम में सोने का भाव देखिए क्या है, तो सोने के आज के टाइम में जो आभूषण यूज हो रहे हैं वो परत चढ़े हुए ही यूज हो रहे हैं। तो अमलगेशन क्या होता है? अमलगेशन होता है जस्ते की छड़ पर पारे की परत चढ़ाना। ये भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। यह परत केवल जस्ते को ही गंधक अम्ल के संपर्क में आने देती है, मतलब जस्ते को संपर्क में आने देती है, किसको रोक के रखती है? आपके लोहे, कॉपर, टीन, इन चीजों को H2SO4 के साथ रिएक्शन नहीं करने देती, अशुद्धियों को गंधक अम्ल के संपर्क में नहीं आने देती। इस वजह से ये लोकल रिएक्शन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, तो दो प्रकार के दोष थे। पहला दोष था स्थानीय क्रिया। स्थानीय क्रिया दोष किस रोड पे आता है? नेगेटिव रोड। नेगेटिव रोड किसकी है? जिंक की। किस वजह से आता है? जिंक के अंदर अशुद्धियां। कौन कौन से अशुद्धियां है? तो हम कहेंगे लोहे, लोहे का, कॉपर के और टीन के कण विद्यमान होते हैं। इस वजह से इसके अंदर होल हो जाते हैं, सेल हो जाते हैं, लोकल करंट पैदा हो जाता है जो मुख्य करंट का विरोध करेगा और आपका आंतरिक प्रतिरोध के मान को बढ़ाएगा। तो प्रेरित विद्युत भाग पहले से ही बहुत कम है, वो आपका विद्युत वाहक बल का मान और कम हो जाएगा। इस दोष के निवारण के लिए हम क्या करते हैं? अमलगेशन करते हैं। जस्ते पर पारे की परत चढ़ा देते हैं ताकि अशुद्धियों के कण, लोहे, कॉपर, टीन के कण H2SO4 के साथ रिएक्शन ना करें। सिर्फ और सिर्फ आपका कौन रिएक्शन करे? जिंक रिएक्शन करे। और जिंक रिएक्शन करके क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है? जिंक सल्फेट बनाता है, ZnSO4 बनाता है। क्लियर है भाई? दूसरा जो दोष है इसके अंदर वो है जी ध्रुवाच्छादन। कैसे बोला जाएगा वो देख लेना। ध्रुवाच्छेदन, ये जो ध्रुवाच्छेदन दोष है इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब कि ध्रुव बन जाना। पोलराइजेशन मतलब कि ध्रुव बन जाता। इसको दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन करेंगे। समझ लीजिए, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। जो दोष है उस दोष को निवारण के लिए, जैसे पीछे जो दोष आया था लोकल रिएक्शन, उसके निवारण के लिए हमने जिंक की प्लेट पर ना अमलगेशन कर दिया, हमने उसकी लिपापोती कर दी, हमने उसके ऊपर पारे की परत चढ़ा दी। तो यहाँ पर जो दोष है वो ध्रुवाच्छेदन दोष है। ध्रुवाच्छेदन मतलब पोलराइजेशन, ध्रुव बनना। उसको दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन करेंगे। तो डीपोलराइजेशन कैसे होगी भाई? कवर कर दो। तो कवर करने के लिए हमने इसके चारों तरफ एक सरंध्र पात्र लगा दिया। क्या लगा दिया? सरंध्र पात्र। अच्छा, ये दोष कैसा है? हमने देखा था लास्ट में आपके हाइड्रोजन गैस बन रही है, ZnH2SO4 के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बन रही है। ये हाइड्रोजन गैस ऊपर जाके रिलीव हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होती है, अभिक्रिया जब कर रहे होते हैं ना, तो ये जो एक 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 तो नेगेटिव प्लेट के ऊपर तो दोष हमने देख लिया, धारा का प्रवाह अंदर से कैसे की तरफ होता है? अंदर से ऐसे की तरफ होता है। जिंक से किसकी तरफ जाएगा? जिंक से कॉपर प्लेट की तरफ धारा का प्रवाह हो रहा होगा। तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीव होनी चाहिए थी, लेकिन पूरी रिलीव नहीं होती। ये जो आपकी प्लेट है, कॉपर की प्लेट है, ये अट्रैक्ट कर लेते हैं उसे। यानी कि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले किसके ऊपर जमना स्टार्ट कर जाते हैं? हाइड्रोजन गैस के बुलबुले आपके कॉपर की प्लेट पर जमना स्टार्ट हो जाते हैं। जब सेल में से करंट ली जाती है तब कॉपर प्लेट से हाइड्रोजन गैस छोटे छोटे बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती है ना। गैस की यह चेष्टा होती है कि वह घोल में छड़ की सतह पर इकट्ठी हो। वो चाहती है कि भी मेरे को बाहर ना जाना पड़े। कौन छोड़ के जाना चाहता है अपने परिवार को, है ना? इस प्रकार हाइड्रोजन की पतली फिल्म मतलब एक पतली सी परत बन जाती है जो एक रेजिस्टेंस की तरह कार्य करती है। इसके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। जब इसके ऊपर चिपकना स्टार्ट होगी तो भाई आपकी नॉर्मल से बात है, रासायनिक अभिक्रिया डाउन आना स्टार्ट हो जाएगी और वैसे भी आपका प्रेरित विद्युत भाग का मान पहले से कम हो और कम आ जाएगा। यह सेल के आंतरिक रेजिस्टेंस को बढ़ाती है, यह सेल की ईएमएफ को कम कर देती है। जैसे ही आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, आपका जो प्रेरित विद्युत भाग बल ईएमएफ है उसका मान कम हो जाएगा। इस प्रकार से सेल जल्दी से क्रियाशील था पहले, क्योंकि पहले तो हम फ्रेश प्लेट का यूज कर रहे थे। अब जैसे इसके ऊपर पतली सी फिल्म एक परत बननी स्टार्ट होगी, तब आपकी ये मतलब क्रियाशील कम हो जाएगी, अभिक्रियाशील धीमी पड़ जाती है। इस प्रभाव को पोलराइजेशन कहते हैं। निवारण के लिए ध्रुवाच्छेदन के दोष को दूर करने के लिए हम एनोड के चारों ओर पॉजिटिव प्लेट, किसकी है जी? कॉपर की प्लेट के चारों तरफ एक सरंध्र पात्र लगाते हैं। सरंध्र पात्र एक ऐसा पात्र है, छन्नी मान लो, जो लिक्विड को तो अपने अंदर जाने देता है। किसको अंदर जाने देगा? अपने अंदर H2SO4 को अपने अंदर तो जाने देगा, लेकिन इस सरंध्र पात्र के अंदर जो चूर्ण भरोगे, सरंध्र पात्र में है ना मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, कौन सा भाई? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 की चूर्ण भर देते हैं। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की चूर्ण को भर देते हैं
O2 की चूर्ण भर देते हैं, उस चूर्ण को बाहर नहीं आने देगा। अच्छा, उस चूर्ण का काम क्या है? जैसे आप आज के टाइम में तो भाई टेक्नोलॉजी इतनी बढ़िया हो गई है, आप ना कोई ड्राई फ्रूट्स का अगर पैकेट भी खरीदते हो ना, तो एक तो ना वैक्यूम से उसकी सारी हवा को बाहर खींच लिया जाता है, और साथ में उसके ना सिलिका जेल का एक छोटा सा पाउच डाला जाता है। पता है क्यों डाला जाता है? ताकि भाई उसके अंदर नमी ना आए। तो ठीक उसी प्रकार से हमने इस सरेंद्र पात्र में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 को भर दिया। उसका काम क्या है? जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले इस प्लेट पे चिपकने की कोशिश कर रहे थे, रिलीव नहीं हो रहे थे, परिवार को छोड़ के नहीं जाने वाले थे, भाई अब वो उसको जमने नहीं देगा, उसको कहेगा जा जा निकल निकल। ठीक है, यह चूर्ण हाइड्रोजन गैस की क्रिया क्रिया करके जल बनाता है, मतलब उसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस को निपटारा कर दिया। अब ये जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों अपने में आप आपस में रिएक्शन करेंगे, MnO2 और हाइड्रोजन गैस। हालांकि उसकी समीकरण ना आप देखोगे बहुत सारी बुकों में लिखे पड़ी है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। रिएक्शन करके H2O पानी बना देगी, पानी बन के, है ना, और पानी बन के अपने विलयन में H2SO4 में घुल जाएगा और अपने ये जो दोष है वो निवारण हो जाएगा। अब इस वोलाटाइल सेल की प्रेरित विद्युत बल का मान बहुत कम है, फिर भी हमसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ यूज किया जाता है। तो एप्लीकेशन क्या है? इन सेलों का उपयोग स्थिर वोल्टेज एवं धारा प्रदान करने के लिए, स्थिर धारा का मान स्थिर वोल्टेज के मान के लिए हम इसका उपकरण में यूज करते हैं, जैसे टीवी के रिपोर्ट में, कार की बैटरी में और इन्वर्टर आदि में। हालांकि ये बहुत ना के बराबर आज के टाइम में यूज किया जा रहा है ये सेल, क्योंकि इस सेल के स्थान पर अगला सेल इसी से थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, और आगे चलकर जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आप सेल देखोगे वो इन्हीं के अपडेटेड वर्जन है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम बन गया था। फिर भी पूछा जाए कि कहाँ यूज करते हैं, तो स्थिर वोल्टेज से स्थिर धारा के मान के लिए हम वोलाटाइल सेल का यूज करते हैं। और कहाँ पर यूज करते हैं? तो जैसे टीवी रिमोट, कार की बैटरी और इन्वर्टर आदि में इसका यूज किया जाता है। एक बार फिर से जैसे कि मैंने बोला था कि भाई क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब पूरा यहाँ मेरे आंखों में आंखें डालकर आप सुनिए। वोल्टा नामक साइंटिस्ट ने 1800 ईस्वी में सबसे पहले आपका एक प्रेरित विद्युत भाग बल बना दिया, विद्युत भाग बल का निर्माण किया। ये प्रेरित शब्द क्यों लिखा रहा है बार बार? क्योंकि हमने अभी रिसेंटली मैग्नेट एंड मैग्नेटिज्म नामक चैप्टर को पूरा किया, इस वजह से यही शब्द बार बार रिपीट हो रहा है। लेकिन सुनो, सबसे पहले एक आपका प्रेरित नहीं, विद्युत भाग बल का निर्माण कर दिया। तो इन्होंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड यूज की। कौन कौन सी? पहले तो वोल्टामीटर पात्र लिया, उसमें H2SO4 का इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला। एक रोड ली, कौन सी? एनोड, और एक ली कैथोड। एनोड कौन सी है? एनोड है जी आपकी कॉपर की प्लेट। कैथोड कौन सी है जी? आपकी जस्ते यानी कि जिंक की प्लेट। ठीक है, फिर इसने प्रेरित विद्युत बल का मान बनाया वो 1.08, सबसे कम 1.08, और इसमें एक सरेंद्र पात्र, सरेंद्र पात्र किस रोड पे लगेगा? एनोड की रोड पर। कौन सी रोड पे लगेगा? एनोड वाली कौन सी है जी? आपकी कॉपर की रोड पर। क्या भरा जाएगा? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 भरा जाएगा, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं। कौन से दो दो दोष है? एक तो आपका स्थानीय क्रिया दोष और दूसरा है जी आपका पोलराइजेशन। स्थानीय क्रिया दोष में हम क्या करते हैं, हम जिंक के अंदर जो SO दिया है वो H2SO4 उस विलयन के साथ रिएक्शन ना करे तो उसकी लिपापोती कर देते हैं, अमलगैसन कर देते हैं, यानी कि जस्ते पर पारे की परत चढ़ा दी जाती है। दूसरा दोष है जी आपका कौन सा? दूसरा हमने देखा कि इसके अंदर एक है जी पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन ये होता है कि हाइड्रोजन गैस जो रिलीफ होनी चाहिए थी वो उसी परत के ऊपर जमनी स्टार्ट कर देती है और आपकी एक फिल्म परत बना लेती है, रेजिस्टेंस का मान बढ़ा देती है, EMF का मान डाउन कर देती है जो पहले से ही कम है। तो अब क्या करेंगे? डीपोलराइजेशन करेंगे। डीपोलराइजेशन में क्या करते हैं? डीपोलराइजेशन में हम सरेंद्र पात्र में डालते हैं। सरेंद्र पात्र क्या, एक छन्नी के आकार का पात्र है जिसके अंदर H2SO4 तो एंटर कर जाएगा रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, लेकिन उस सरेंद्र पात्र में जो MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भरी है वो बाहर नहीं जाएगी। तो वो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हाइड्रोजन गैस के साथ मिलकर आपके पानी का निर्माण कर देगी, जो उस विलयन में घुल जाएगा, और आपकी एनोड कॉपर की परत के ऊपर कोई भी एक पतली सी फिल्म नजर नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं पूछा जाता। ठीक है, होप सो आप क्लास को एंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपका कौन सा? डैनियल सेल। कौन सा है जी? डैनी नाम के साइंटिस्ट है ठीक है, फिल्मों में डैनी तो बहुत खतरनाक थे, लेकिन ये डैनियल सेल है। तो 1800 ईस्वी के लगभग 30-35 साल बाद में 1836 ईस्वी में प्रोफेसर डेनियल ने, वही 4 या 5 क्वेश्चन में, ये थोड़ा सा एक बार बेस बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, डेनियल ने प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सकने वाला सेल, मतलब ये प्रयोगशाला में प्रयोग किए जा सकने वाला सेल था, प्रयोगशाला में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वैज्ञानिक प्रोफेसर डेनियल के नाम पर इस सेल का नाम क्या बन गया? डेनियल सेल बन गया। डेनियल सेल दो द्रव सेल कहलाता है।
किस नाम से जाना जाता है? दो द्रव सेल। दो द्रव सेल कैसे? क्योंकि भाई हम यहाँ H2SO4 और कॉपर सल्फेट CuSO4 का यूज करते हैं। दो प्रकार के है ना इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। अब दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट कहाँ सर? हमने पिछले सेल में देखा कि एक आपका पोलराइजेशन प्रकार का दोष है। उस पोलराइजेशन प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमने एक सरंध्र पात्र लिया। उस सरंध्र पात्र में आपने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का एक चूर्ण भरा। वो दोष तो आना ही आना है क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने ही बनेंगे। तो भाई उसको दूर करने के लिए हम पहले से ही हम एक सरंध्र पात्र में एक और विलयन का यूज कर लेंगे। तो सरंध्र पात्र में हम क्या कर लेते हैं? एक तो हमने विलयन के तौर पर तो CuSO4 कॉपर सल्फेट लेना है, जिसे आप मेन इलेक्ट्रो वोल्टामीटर में डालेंगे। और दूसरा जो आपने सरंध्र पात्र लिया, ये जो सरंध्र पात्र आपको दिखाई दे रहा है, मैं अलग से हाईलाइट कर दूंगा। इस सरंध्र पात्र में भी आप विलयन के तौर पर H2SO4 जो आप पीछे यूज करके आए हो, H2SO4 उसका भी प्रयोग करोगे। जब आप इसका जब प्रयोग करोगे तो इस सेल का नाम क्या पड़ जाएगा? दो द्रव सेल के नाम से ये जाना जाएगा। यह साधारण वोल्टिक सेल का ही आधुनिक रूपा है। रूपा नहीं रूप है। रूपा याद आ गई, मेला फिल्म वाली, है ना? मेला कब है? रूपा नहीं रूप है। आधुनिक सेल का वोलेटिक सेल का ही क्या है? रूप है। ठीक है भाई, क्योंकि इसके रासायनिक क्रिया उसी की तरह समान होती है। क्योंकि भाई इसकी जो रासायनिक क्रिया है उसी की तरह क्या होती है? समान होती है। क्लियर है भाई? तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। उन्हीं ये सिर्फ जस्ट पढ़ना है, जस्ट पढ़ना था ये ऊपर वाला। ये जो 4-5 क्वेश्चन है इस पे विशेष करके आपका फोकस करेगा। अच्छा, इसमें वोल्टामीटर का जिक्र क्यों नहीं किया? वो बात मैं पहले ही बता चुका। उस साइंटिस्ट को क्रेडिट देने के लिए आगे चलकर जितने भी आप कांच या चीनी मिट्टी के जो पात्र यूज करोगे, जिसके अंदर आपको रासायनिक अभिक्रिया करानी है, वो सारे के सारे आपके किसके रहेंगे? वोल्टामीटर ही नाम रख दिया उसका। तो ये कांच या चीनी मिट्टी का है ना जो आपका पात्र है, वो आपका पात्र ही क्या? तांबे का जो बर्तन है ना, उस पात्र को ही नाम हमने वोल्टामीटर रख रखा था। ठीक है, लेकिन यहाँ अब कैसे इसमें चेंज ही जाएगा? एनोड के तौर पर क्या है, कैथोड के तौर पर क्या है, बस उन चीजों को पढ़ना है। अब जब भी कोई कोई जैसे आप देखा हुआ 9th और 10th क्लास में, ITI में तो कहाँ होता है, पॉलिटेक में भी इतना नहीं मिलता मौका, लेकिन 9th और 10th क्लास में अच्छे खासे सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो सिर्फ दिखावटी बातें हैं। वहां पर हम साइंस के कुछ एक्सपेरिमेंट कराए जाते थे। उसमें कहते थे कि वोल्टामीटर लेके आओ। समझ में नहीं आता था वोल्टामीटर क्या है, तो वो कहता था अरे वो कांच का कप सा ले आ। वो कांच का कप, वोल्टामीटर नाम ही रख दिया, प्रचलन हो गया ये, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम सेल का निर्माण किया था, प्रेरित विद्युत वाहक का निर्माण किया। तो अब देखते हैं जी, वोल्टामीटर की बात वहीं खत्म होगी। इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर हम क्या यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को और क्या कहते हैं जी? नीला थोथा। क्या कहते हैं? नीला थोथा, बाद में लिख दूंगा। एनोड के तौर पर तांबे का एक बेलनाकार पात्र लेते हैं। अब हमने वहां एनोड के तौर पर रोड ली थी। अब इन्होंने कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही था भाई, पिछले साइंटिस्ट से आगे बढ़ना है हमें, तो कुछ ना कुछ चेंज करेंगे। इसने वोल्टामीटर रखा पात्र के तौर पर। एनोड की परत न्यारी थी, न्यारी मतलब अलग थी, और कैथोड के पर बागड़ी निकल जाती है पूरी। एनोड के तौर पर ये परत थी, कैथोड के तौर पर ये परत थी। इन साइंटिस्ट ने क्या किया भाई, कुछ तो अलग करें। तो इन्होंने क्या किया भाई, हम एक काम करते हैं, कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर जो आपका लोकल रिएक्शन दोष आता है, उस दोष को दूर करने के लिए काम करते हैं, पात्र ही कुछ ऐसा ले लेते हैं जो कैथोड का हो। तो भाई इन्होंने सबसे पहले आपका वर्तन लिया एनोड के तौर पर, सॉरी माफी चाहता हूं, इन्होंने पात्र यूज किया, वो यूज किया एनोड के तौर पर, पात्र ले लिया। वोल्टामीटर वाली बात वही खत्म हो गई, मैंने पहले बता दिया। तो इन्होंने जो कांच का जो सेल बना रहे हैं ना, इस सेल का निर्माण कर रहे हैं, इन्होंने पात्र को अलग से नहीं लिया, पात्र को ही एक रोड बना दिया। तो एनोड के तौर पर तांबे का एक बेलनाकार पात्र लिया जो पॉजिटिव बना दिया। तो एनोड के तौर पर तांबे का बर्तन CuSO4 एज ए क्रिस्टल के तौर पर हमने यूज कर लिया। 4-5 जो मोटे मोटे क्वेश्चन है वो कौन से हैं? सबसे पहला, जैसा इलेक्ट्रोड वहां यूज किया था वैसा ही इलेक्ट्रोड यहाँ यूज करने हैं, लेकिन वहां पर हमने वोल्टामीटर को अलग लिखा, यहाँ पर वोल्टामीटर को अलग रखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले बताइए, एनोड के तौर पर हम किसका यूज करेंगे? पात्र ही एनोड का बना देंगे। और किसका बनाएंगे? कॉपर का। वहां भी एनोड कॉपर की थी, यहाँ भी आपका एनोड कॉपर का ही है, लेकिन यहाँ पात्र बना दिया, ये पात्र हमने कॉपर का बना दिया। फिर हमने देखा कि इसके अंदर हम जो जिंक है वो ऐसे कैथोड, वहां भी जिंक ऐसे कैथोड था, लेकिन यहाँ जिंक को हम सरंध्र पात्र में रखेंगे, और सरंध्र पात्र के अंदर यहाँ वहां डाला था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2, लेकिन यहाँ सरंध्र पात्र के अंदर हम डालेंगे तनु गंधक अम्ल H2SO4 डालेंगे।
बस इतना सा फर्क है। वहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1.08 था और यहाँ कितना है 1.12, वहां 1 रुपए 8 पैसे, यहाँ 1 रुपए 12 पैसे। और यहाँ पर प्रतिरोध का मान भी ध्यान रखेंगे 2 से लेकर 6 ओम तक है। यही जो क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाएंगे, बाकी और एक्स्ट्रा चीजों को हम पढ़ लेते हैं। इस सेल में एक बाहरी तांबे का बर्तन होता है जो सेल को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करता है, कॉपर का बना होता है, पता है। बर्तन के ऊपर की ओर तांबे का एक छिद्र युक्त छज्जा बना देते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 कॉपर सल्फेट के ठोस क्रिस्टल भरे जाते हैं। ये बोला है ना इसने कि बर्तन के बाहर की तरफ एक है ना, बाहर की तरफ एक छज्जा हम बना देते हैं जिसके अंदर CuSO4 कॉपर सल्फेट के ठोस क्रिस्टल भरे जाते हैं। कॉपर सल्फेट के क्या भरे जाते हैं जी? ठोस क्रिस्टल भरे जाते हैं। बर्तन के ऊपर तांबे की एक छिद्र युक्त छज्जा बना देते हैं जिसमें कॉपर सल्फेट CuSO4 के कोष क्रिस्टल भरे जाते हैं। इस बर्तन के अंदर एक छिद्रदार बर्तन बना होता है जिसमें तनु डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और पारे चढ़ी जिंक की छड़, पारे चढ़ी जिंक की क्यों छड़ यूज करते हैं? क्योंकि भाई पारे चढ़ी जिंक की छड़ का यूज करने का फायदा यह है कि लोकल रिएक्शन नहीं आता, लोकल रिएक्शन जो दोष था वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि जिंक है वो आपका व्यवसायिक जिंक है जिसके अंदर आपका लोहा कॉपर टीन वो क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं, अशुद्धियां मिली रहती है। तो यहाँ पर पहले से ही दोष को दूर करने के लिए इसने बोला है पारे चढ़ी जिंक की छड़, पारा चढ़ी जिंक की छड़ का प्रयोग करते हैं। पारा चढ़ाना अमलगेशन कहलाता है। जिंक की छड़ का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जिंक के अंदर अशुद्धियां मौजूद होती है। क्या होती है अभी? अशुद्धियां। पिछले मतलब बहुत अच्छे से ये अपने पहला वोलाटाइल सेल था उसमें ये बहुत अच्छे से आप पढ़ के आए हो कि जो जिंक है वो व्यवसायिक जिंक और उसके अंदर कौन कौन सी अशुद्धियां रहती है। आपको ध्यान है कॉपर टीन लोहा बहुत सारी अशुद्धियां मिली होती हैं। उन अशुद्धियों की वजह से वो वहां होल बन जाते हैं, होल बनने की वजह से लोकल करंट बहना स्टार्ट हो जाता है और इस वजह से आपका आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा और प्रेरित विद्युत बल का मान गिर जाएगा। तो इस वजह से पहले से ही हम पारा चढ़ी अमलगेशन हुई जिंक की ही रोड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यह जिंक छड़ सेल में नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करती है। इस सेल में कॉपर सल्फेट का घोल इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर प्रयोग में लाया जाता है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट का घोल यूज किया जाता है। छिद्र युक्त बर्तन में आप सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का प्रयोग करते हो, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग करते हो। ठीक है भाई, दो प्रकार के लिक्विड यूज किए जा रहे हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोल देते हैं, इसी वजह से हम दो द्रव वाला सेल भी बोल देते हैं। अच्छा, थोड़ी देर पहले मैंने बोल दिया था कि H2SO4 बाहर ना आए, भाई लिक्विड है ये तो बाहर आएगा, लेकिन पिछली बार जब हमने छिद्र युक्त पात्र का यूज किया था तो उसमें चूर्ण भरा था मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2, वो बाहर नहीं आना चाहिए था। ये तो लिक्विड है, ये लिक्विड तो है ना बाहर आता रहेगा अपने साथ अन्य चीजों के साथ रिएक्शन करता रहेगा। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया देख लीजिए। एनोड तथा कैथोड को लोड से संयोजित करने पर, पिछली बार हमने एनोड और कैथोड को लेड से जब संयोजित किया था तो सबसे पहले कैथोड ने जिंक की प्लेट ने रिएक्शन स्टार्ट किया, H2SO4 ब्रेक हो गया था। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी हमने H2SO4 ही लिया है, इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 किसमें लिया है, सरंध्र पात्र में, वो ब्रेक होगा और ब्रेक होगा तो सबसे पहले कैथोड के साथ जिंक के साथ ही रिएक्शन करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 ये सुनना है, इससे रिलेटेड कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा, पेपर से रिलेटेड पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 हाइड्रोजन के धनायन, धनायन मतलब H पॉजिटिव, तथा सल्फेट के ऋण आयन में विभाजित हो जाता है। H2SO4 हाइड्रोजन के धनायन और SO4 के ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। तो जो धन आयन विभक्त होंगे वो सबसे पहले जिंक की प्लेट, क्योंकि सबसे पहले इस इलेक्ट्रोलाइट में जिंक है वो जल्दी से अभिक्रियाशील हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। कैथोड, कैथोड मतलब नेगेटिव प्लेट पर, कैथोड पर ZnH2SO4 के साथ रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। ठीक है, और एनोड पर कॉपर सल्फेट, क्योंकि कैथोड के चारों तरफ कौन है, H2SO4 है, यानी कि आपके जिंक की प्लेट के चारों तरफ कौन है, ये जिंक की प्लेट दिखाई दे रही है आपको, ये देखो Zn की प्लेट, और इसके चारों तरफ कौन है, इसके चारों तरफ है जी तनुगंधक कमल, तनुगंधक कमल है। ठीक है, थोड़ा सा इस वाले मार्कर से दिखा देता हूँ, इसके चारों तरफ कौन है, तनुगंधक अम्ल है। तो ये जिंक की प्लेट है ना, इस तनुगंधक अम्ल के साथ क्या करेगी, रिएक्शन करेगी और क्या बना देगी, आपकी हाइड्रोजन गैस बना देगी। एनोड के चारों तरफ, एनोड कौन है, कॉपर, तांबे का है, इसके चारों तरफ कौन है, इसके इस कॉपर की प्लेट के चारों तरफ कौन है, आपका है कॉपर सल्फेट, नीला तोता CuSO4 है, तो ये रिएक्शन करेगा।
CuSO4 और H2 यहाँ से गैस बनेगी एनोड पर बन के आपकी बन जाएगी H2SO4, वही बन जाएगा आपका। और साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर। इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस ध्यान रखेंगे कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन गैस कॉपर सेट से क्रिया कर कर तांबे तथा गंधक के अम्ल को उत्पन्न करती है, तांबे तथा गंधक के अम्ल को उत्पन्न करती है। तो सर ये इतना सारा फिर हम कर रहे हैं, इसका बेनिफिट क्या होगा? तो बेनिफिट ये है कि जस्ट आपको ये ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट क्या था। मकसद ये है कि भाई अंदर क्या कुछ घटित हुआ उसके बारे में हल्का फुल्का पता होना चाहिए। हमने देखा कि सबसे पहले H2SO4 को ब्रेक किया, धनायन और ऋणायन पिछले क्लास में, पिछले टॉपिक में हम करके ही आए हैं। तो सबसे पहले कैथोडी रिएक्शन होगा, पिछले भी हमने पढ़ा। तो ZnH2SO4 के साथ हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यही हाइड्रोजन गैस फिर किसके साथ, कॉपर सल्फेट, बाहर जो सरंध्र पात्र से निकलेगी हाइड्रोजन गैस और कॉपर सल्फेट CuSO4 के साथ रिएक्शन करेगी, तो आपका क्या बना देगी H2SO4 और आपका कॉपर, यानी कि कैथोड पर मुक्त हुई हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट के साथ, हाइड्रोजन कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कर कर कॉपर तांबे का तथा गंधक के अम्ल H2SO4 तनु गंधक अम्ल का निर्माण कर देती है। इससे रिलेटेड कोई भी चीज पेपर में नहीं पूछी जाती, पेपर में जो पूछी जाती है वो यही था। और जब ये क्लास खत्म होगी ना तो इसमें से मोस्ट चीजों को मैं कंपेरेटिवली एक पेज पे लिख के तुमको याद भी करा दूंगा। अब आइए लाभ देख लेते हैं। इसे अनुरक्षण की कम जरूरत होती है, कम आवश्यकता पड़ती है, यह वातावरण से अप्रभावित है। दूसरी बात, आपने देखा था कि भाई ये एज कंपेयर टू अन्य सेल के ना सस्ता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमने 2 लिक्विड का प्रयोग किया है और एक्स्ट्रा कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो लाभ क्या है, इसे अनुरक्षण की कम आवश्यकता पड़ती है और यह वातावरण से कोई भी प्रभावित नहीं होता। हानि क्या है, प्राथमिक सेल है तो पुण्य आवेशित नहीं कर सकते। प्राथमिक सेल है, इन सभी प्राथमिक प्रकार के सेलों को फिर से चार्ज नहीं किया जा सकता। दोष, वही दोष इसमें नजर आएंगे। डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट द्वारा ध्रुवाछेदन, कॉपर सल्फेट के द्वारा जो ध्रुवाछेदन मतलब पोलराइजेशन दोष को उत्पन्न नहीं होने दिया जाता, पोलराइजेशन दोष को उत्पन्न नहीं कर रही, नहीं होने दे रही, क्योंकि वोलेटिक सेल में जो आपका पोलराइजेशन दोष उत्पन्न हुआ उसको दूर करने के लिए अपने सरंध्र पात्र को खोजा, कहा कि भी ये दोष आएगा सरंध्र पात्र लगा लो, हमने पहले से ही सरंध्र पात्र लगा लिया। तो डेनियल सेल में कॉपर सल्फेट में के द्वारा ध्रुवाछेदन दोष को उत्पन्न नहीं होने दिया जाता। इसके अतिरिक्त जस्ते की छड़ पर तनुगंधक अम्ल में डुबोकर संदर्भ पात्र में रखा जाता है। जो जिंक की छड़ है उसको तनुगंधक अम्ल में H2SO4 में डुबोकर रखा जाता है, उसमें ही हमने यूज किया है, जिससे स्थानीय क्रिया दोष भी उत्पन्न नहीं होता। ये दोनों प्रकार के दोष नहीं आएंगे जब सेल का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या ध्यान रखना है, दोष तो दोनों ही नहीं आते इसमें, ना तो स्थानीय किरण दोष आता, क्यों? क्योंकि हमने स्थानीय किरण दोष को दूर करने के लिए जस्ते पर पारे की परत चढ़ा दी और उसको सरंध्र पात्र H2SO4 में यूज कर लिया। ठीक है, फिर क्या आता है, जब सेल का प्रयोग नहीं होता, ये थोड़ा ध्यान देना है, तो छिद्रदार बर्तन को बाहर निकाल लेना चाहिए, उस बर्तन को खींच के बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि कॉपर सल्फेट का घोल छिद्रदार बर्तन में चला जाता है। मैंने कहा छिद्रदार बर्तन में दोनों घोल आदान प्रदान होते रहेंगे, बस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 वो नहीं आ जा सकती क्योंकि वो चूर्ण है। और लोकल एक्शन के कारण जिंक छड़ पर कॉपर के रूप में जमना शुरू हो जाता है, लोकल रिएक्शन बनना स्टार्ट हो जाएगी। इस वजह से जब यूज नहीं कर रहे हो तो सरंध्र पात्र को बाहर निकाल लो। प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्रदान करने के लिए प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, प्रयोगशाला में प्रयोग में लिया जाता है। तो कौन सी 4-5 बातें, एनोड कैथोड पिछले सेल का सेम है, एनोड के तौर पर यहाँ कॉपर का यूज करेंगे, कैथोड के तौर पर आप यहाँ जिंक का यूज करेंगे, है ना, जिंक का ही यूज किया जाएगा, लेकिन एनोड का पात्र बना लेंगे, एनोड का पात्र। अच्छा बताइए, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर 2 इलेक्ट्रोलाइट है, पात्र में इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे कॉपर सल्फेट CuSO4 नीलत होता जिसे बोलते हैं, सरंध्र पात्र में डालेंगे तनु गंधक अम्ल H2SO4, सरंध्र पात्र में कौन सी रोड डालेंगे, जिंक की रोड डालेंगे जो नेगेटिव कैथोड रोड है। अच्छा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ₹1.12 1.12, और इसमें जो प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध है वो 2 से लेकर 5 नहीं 6 ओम तक रहता है। ठीक है, बस इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं बनता। ये रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ लिया। अब रासायनिक अभिक्रिया वाली चीज को यहाँ देखो कितना सारा लिखा पड़ा है, इग्नोर करना है। अब इस पे तो हम फोकस नहीं करेंगे, मेन फोकस रहेगा नेक्स्ट जो सेल है वो कौन सा है, लेक्लांसी सेल, और उससे रिलेटेड कौन से 4 या 5 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। तो लेक्लांसी सेल का आविष्कार जॉर्ज, ये माहौल बनाने के लिए कोई पेपर में नहीं आएगा, जॉर्जेस लेक्लांची ने 1866 में, 1800, 1836, 1866 में, इसे जिंक कार्बन सेल कहते हैं। वहां पर हमने एनोड के तौर पर दोनों ही सेल पे
एनोड और कैथोड को सेम रखा, एनोड के तौर पर किसका यूज किया, कॉपर का, और कैथोड के तौर पर किसका यूज किया, किसका, जिंक का। अब यहाँ एनोड को बदल देंगे, कॉपर की जगह हम कार्बन का यूज करेंगे, इस वजह से इस सेल का नाम बन गया जिंक कार्बन सेल। तो आपकी बताइए कि ये जो जिंक है वो कौन सी प्लेट रहेगी, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव प्लेट रहेगी, और कार्बन आपकी कौन सी रहेगी, पॉजिटिव प्लेट रहेगी। तो इस वजह से इसका नाम क्या बन गया, जिंक कार्बन सेल। यानी कि एनोड के तौर पर अब यहाँ एनोड में पिछली बार क्या यूज कर रहे थे, दोनों ही सेलों में कॉपर का यूज, लेकिन अब यहाँ एनोड के तौर पर हम किसका यूज करेंगे, कार्बन की छड़ का यूज करेंगे। कार्बन की छड़ फर्स्ट टाइम यूज हो रही है, तो सेल का नाम क्या बन गया, जिंक कार्बन सेल। पिछले सेल में हमने देखा दो आपने इलेक्ट्रोलाइट यूज किए, कॉपर सल्फेट CuSO4 नीला तोता और H2SO4 यानी कि तनु गंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस वजह से उस सेल का नाम क्या बना, दो ध्रुव वाला सेल। इसमें फर्स्ट टाइम कार्बन का यूज किया है, किसकी यूज जगह पर, कॉपर की जगह, तो इसका नाम पड़ गया जिंक कार्बन सेल। ठीक है। वोलाटाइल और डेनियल सेलों में गंधक का अम्ल प्रयोग किया जाता था, और सुनिए ध्यान से, तनु गंधक अम्ल का प्रयोग कर रहे थे, H2SO4 अम्ल का यूज कर रहे थे। जबकि लेकलांसी सेल अम्ल रहित होता है और सेल का निर्माण किया जाता है, यानी कि अम्ल रहित रहता है, ये अम्ल रहित रहता है, तो इसका मतलब इसको क्या यूज करेंगे, जारीय सेल के तौर पर हम इसका यूज करेंगे। सुन लीजिए, अमोनियम क्लोराइड का हम यूज करते हैं NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का हम यूज करते हैं, इसमें क्या, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। वहां पर हम किसका यूज कर रहे थे, H2SO4 CuSO4, H2SO4 तन्नुगंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, और CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट नीला तोता, और यहाँ किसका यूज करेंगे, अमोनियम क्लोराइड, नोसदार जिसे बोलते हैं। एनोड कार्बन की छड़ रहती है, पीछे क्या थी, पीछे थी जी आपकी कार्बन, कार्बन की जगह कॉपर, कॉपर की जगह कार्बन, सी कॉपर कार्बन, कॉपर कार्बन याद भी हो जाएगा। कैथोड जस्ते की, कैथोड सेम है। विद्युत वाहक बल सबसे पहले ₹1.08, फिर ₹1.12 और ₹1.46, 1.46, 1.45 भी याद कर सकते हो, 1.45 या 1.46। अच्छा, आंतरिक प्रतिरोध है, मैंने कहा था ना आंतरिक प्रतिरोध फर्स्ट वाले में बना था, दो दोष आए थे, लोकल रिएक्शन और पोलराइजेशन, उनको दूर करने के लिए हमने आंतरिक प्रतिरोध के मान को कम करना था। दूसरे वाले में आंतरिक प्रतिरोध 2 से लेकर 6, अब टारगेट रहेगा आंतरिक प्रतिरोध को कम करें, तो 1 से लेकर 5 ओम तक रहता है, 1 से लेकर 5 ओम तक। इसमें भी सरंध्र पात्र का यूज किया जाता है। सरंध्र पात्र में कौन सी छड़ को डालेंगे, कार्बन की छड़ को डालेंगे। सरंध्र पात्र में किस छड़ को डाला जाएगा, कार्बन। फर्स्ट वाले में हमने सरंध्र पात्र में कार्बन की छड़ को नहीं डाला था, कार्बन की जगह क्या थी, कॉपर की छड़ थी, एनोड को डाला था। सेकंड वाले में हमने कैथोड को डाला, जिंक की छड़ को, और थर्ड वाले में हम किसको डाले, फिर से कार्बन तो है नहीं, कॉपर तो है नहीं, कार्बन की छड़ डालेंगे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट को डालेंगे। और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 क्या भर देंगे, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 भर दिया जाएगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 भर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन तुमको ध्यान नहीं देना। आइए थोड़ा सा इस डायग्राम की तरफ देख लेते हैं। ग्लास यूज कर रहे हैं, ग्लास एज ए जार है, फिर इसके अंदर हम जिंक की प्लेट डाल रहे हैं, जो जिंक प्लेट है वो नेगेटिव है, यानी कि यूज हो रही है एज ए कैथोड। जिंक की प्लेट कैसे यूज हो रही है, एज ए कैथोड यूज हो रही है, कैथोड प्लेट है ये। ठीक है, जिंक की प्लेट कैसी प्लेट है, कैथोड प्लेट है। ये पोस्पोरस पोर्ट है, पोस्पोरस, इसी को बोलते हैं सरंध्र पात्र। क्या बोलते हैं भाई, सरंध्र पात्र, सरंध्र पात्र, पोर्स 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 मतलब जिसमें छिद्र हो, जिसमें लिक्विड जो चला जाए और मैग्नीशियम डाइऑक्साइड बाहर ना आए। अब इसमें क्या भरा जाता है, अमोनियम क्लोराइड सॉल्यूशन भरा जाता है, यानी कि NH4Cl क्या भरा जाएगा, NH कार्बन रोड, ये ऊपर लिखा ही पड़ा इधर, इसको नहीं लिख रहा, ये लिख रहा हूँ, कार्बन रोड। कार्बन रोड यूज हो रही है एज ए क्या, एज ए यूज हो रही है जी एनोड, मतलब पॉजिटिव प्लेट यूज हो रही है एज ए एनोड। और भरा जा रहा है इसमें अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। और इसके अंदर क्या भरा जा रहा है, इसके अंदर भरा जा रहा है जी आपका मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। इसके अंदर क्या भरा जा रहा है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये कार्बन की रोड होगी इधर से, ये कार्बन की रोड हो गई, ये आपका भर दिया हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ये पोरस बॉन्ड हो गया। ठीक है, और ये जिंक की रोड हो गई। ठीक है, और इसके अंदर भर रहे हैं हम मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, दोष को दूर करने के लिए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2, ये लिखाई पड़ा इधर। ठीक है भाई, अब इससे रिलेटेड ये सारा कुछ
मैंने पहले बता दिया, कोई पेपर में नहीं पूछा जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन धनायन NH4 मतलब पॉजिटिव NH4 के धनायन तथा क्लोरीन के ऋणायन आयंस में टूटना बहुत जरूरी है। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl नोसदार है, वो धनायन और ऋणायन में टूट जाएगा। NH4 धनायन बन जाएगा और क्लोराइड है वो ऋणायन बन जाएगा। कैथोड कौन सी है? कैथोड आपकी जिंक की प्लेट है। और एनोड कौन सी आपकी? एनोड है जी आपकी कॉपर की जगह कॉपर की जगह कार्बन की प्लेट। तो कैथोड पर जिंक की प्लेट है और एनोड पर आपकी किसकी है? आपकी कार्बन की प्लेट है। तो कैथोड पर जिंक है, तो जिंक और किसके साथ? NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ आपकी रिएक्शन करेगा। ZnCl2 ये फलाना दिखाना, लास्ट में आपकी हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। इस क्रिया में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और एनोड के चारों ओर एकत्रित हो जाती है, एनोड की तरफ जाएगी। एनोड क्या आपका? कार्बन है, एकत्रित होने का प्रयास करती है, परंतु विध्रुवण मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड आपने डीपोलराइजेशन के लिए यूज किया है, वो उस हाइड्रोजन गैस को के साथ रिएक्शन करके उसको किस में बदल देगा? जल में बदल देगा। विध्रुवण मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उसे जल में परिवर्तित कर देता है। एनोड के ऊपर MnO2 मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और आपके हाइड्रोजन गैस किसका निर्माण कर देती है? जल का निर्माण। मैग्नीशियम Mn2O3 और H2O जल का निर्माण कर देती है। इस क्रिया में उत्पन्न मैग्नीशियम पेरोक्साइड, ये मैग्नीशियम पेरोक्साइड उत्पन्न होता है और वायु में ऑक्सीजन ग्रहण करके पुनः मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, रिजल्ट क्या बनेगा? 2Mn2O3 प्लस में मैग्नीशियम पेरोक्साइड प्लस में वायु के साथ रिएक्शन करके फिर से किस में बदल जाता है? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में बदल जाता है। मतलब कि जो आपकी विध्रुवण दोष को दूर करने के लिए जो हाइड्रोजन गैस जमने की कोशिश कर रही थी, उसको पहले मैग्नीशियम पेरोक्साइड और जल में परिवर्तित हो गया। जल तो विलयन में घुल गया, लेकिन ये मैग्नीशियम पेरोक्साइड है, ये फिर से वायु से ऑक्सीजन लेगा और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का चूर्ण बन जाएगा। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, मैंने पहले बता दिया। काम की बात सुन लीजिए, इसमें हमने पोलराइजेशन जो दोष आता है, पोलराइजेशन दोष किस वजह से आता है? क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जमना स्टार्ट हो जाते हैं। उस दोष को दूर करने के लिए हम सरंध्र पात्र लेते हैं और सरंध्र पात्र में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड भर रहे थे। पिछले सेल में हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड की जगह हमने क्या भरा था? H2SO4 भर दिया था। लेकिन ये कह रहा है कि इस सेल में पोलराइजेशन को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि डीपोलराइजेशन की क्रिया की अपेक्षा हाइड्रोजन अधिक देर तक मुक्त होता है। डीपोलराइजेशन करने के लिए हमने क्या डाला है? हमने मैग्नीशियम डाइऑक्साइड MnO2 डाला है, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस है वो लंबे समय तक वहां पर विद्यमान रहती है, उसको वो जल्दी से पानी में नहीं घोल पाता। हाइड्रोजन दे बहुत अधिक देर तक मुक्त होती है, इसलिए कुछ हाइड्रोजन गैस कार्बन छड़ के चारों तरफ इकट्ठी हो जाती है। यदि सेल को थोड़ा सा विश्राम दिया जाए, थोड़े टाइम तक रोका रखा जाए, है ना, तो यह डीपोलराइजेशन हो जाता है, अपने आप ही हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। हाइड्रोजन गैस किसके साथ रिएक्शन कर कर? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर मैग्नीशियम पेरोक्साइड और आपकी जल में विमुक्त हो जाएगी, और पेरोक्साइड फिर आपका वायुमंडल के ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फिर से मैग्नीशियम डाइऑक्साइड में बदल जाएगा। तो वो अपने आप ही मुक्त हो जाती है और सेल अपने सामान्य अवस्था में आ जाता है। इसलिए यह सेल थोड़े थोड़े समय के लिए करंट देने के लिए उपयोगी है और यही इसकी एप्लीकेशन बन जाएगी। जो आपका लेकलांसी सेल है वो रुक रुक के सप्लाई देने के लिए कार्यगर है। क्यों है? क्योंकि भाई इसमें जो हाइड्रोजन गैस जो आपकी अभिक्रिया को स्लो कर रही थी, वो उसको दूर करने के लिए हमने डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन में हमने सरंध्र पात्र में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड डाली, लेकिन वो इतनी जल्दी से इस हाइड्रोजन गैस को नहीं घोल पाती, और जब थोड़ा समय तक इस सेल को छोड़ दिया जाए तो वो अपने आप ही घुल जाएगी। तो वो रुक रुक के सप्लाई देने के लिए कार्यगर सिद्ध हो जाता है। लाभ देखिए, यह अपेक्षाकृत सस्ती है। ये जो प्राइमरी सेल है वो सारे के सारे सस्ते हैं, सारे के सारे सस्ते हैं। ये जारीय बैटरी सेलों के साथ परिवर्तित है, क्योंकि हमने इसमें अमोनियम क्लोराइड यानी कि अम्ल और अकार्बनिक की जगह हमने जारीय सेल के तौर पर प्रयोग किया, तो जारीय बैटरी सेलों में के लिए यूज किया जाता है। यह बाजार में विभिन्न वोल्टेज के तौर पर उपलब्ध है, अलग अलग वोल्टेज के मान पर ये मिल जाता है। स्टार्टिंग वाला 1.1 रुपया 8 पैसा, फिर 1 रुपया 12 पैसा और ये 1 रुपये 46 पैसे, 1.08, 1.12 और ये लिखूंगा सारे लास्ट में, और 1 आपका क्या रहेगा? 46 रहेगा। इन सेलों के लीकेज दोष क्या है कि संभावना रहती है। सारे के सारे प्राइमरी सेल उसमें लिक्विड के तौर पर, शुष्क सेल तो है नहीं, प्राइमरी सेल में आगे चल के आप शुष्क सेल भी देखोगे, लेकिन जो लिक्विड है उनमें सब में लीकेज का दोष रहता है। इन पिछले दोनों सेलों में भी ये प्रॉब्लम रहती है
इन सेलों के अपेक्षाकृत घनत्व तथा जारीय सेलों की से निम्न है, मतलब घनत्व इनका कम है। दोष, स्थानीय क्रिया दोष रहेगा, सारों में ये आएंगे ये दोष, और दुर्वाछेदन। इनको दोष को दूर करने के लिए स्थानीय क्रिया दोष के लिए जिंक की परत पर किसका अम्लगेशन कर देते हैं, पारे की परत चढ़ा देते हैं। इस दोष को समाप्त करने के लिए जस्ते की छत पर पारे की परत। बहुत आसान है ये सेल, तुमको लगता है बहुत हेवी हो गया, रासायनिक अभिक्रिया बता रहे हैं सर। अरे भाई मैंने कहा कि वो जस्ट सुननी है, काम के है वो। अभी थोड़ी देर में सारे के सारे क्वेश्चन लिखूंगा। ध्रुवाच्छेदन, पोलराइजेशन को दूर करने के लिए एनोड के चारों तरफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के चूर्ण भर देते हैं, जो विध्रुवण का कार्य करती है। यूज कहाँ करेंगे, रुक रुक के सप्लाई। इस सेल का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिसमें रुक रुक कर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे जैसे विद्युत घंटी होती है आपकी, रुक रुक के सही। टेलीफोन कभी कभार बजता है भाई आज के टाइम में। और फ्लैश लाइट होती है, रुक रुक के सप्लाई, ऑन कर दिया ऑफ कर दिया। और आपके खिलौनों में यूज किए जाते हैं। अब पूरी क्लास का निचोड़ दे रहा हूं भाई, देखिए जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड क्या चीज पेपर में पूछी जाएगी। सेल में यूज हो रहा इलेक्ट्रोलाइट H2SO4, तनुबंधक अम्ल, ये लिख देता हूं साथ में। और बस इस टेबल को तुम ध्यान दे लेना, और कुछ भी नहीं तुमको देखना। इस टेबल ये और यही सेम की सेम टेबल ना चैप्टर के एंड में बताऊंगा। H2SO4, H2SO4 क्या है जी, तनुगंधक अम्ल, तनु गंधक अम्ल, तनुगंधक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, तनुगंधक अम्ल। ठीक है, फिर क्या है सी, CuSO4, कॉपर सल्फेट यानी कि नीला थोथा, CuSO4 नीला थोथा। पूरी क्लास का निचोड़ है ये, नीला थोथा। और क्या बच गया आपका, और बच गया सर आपका क्या, NH4Cl, जिसे हम बोलते हैं नोस्टार। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं सर नोस्टार। H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड, नोस्टार। ठीक है, इंग्लिश वाले नाम पहले लिख के पढ़े हैं। एनोड के तौर पर कॉपर, इसमें डेनियल में भी कॉपर लेकिन पात्र बना दिया, और आपका कॉपर की जगह आ जाएगा कार्बन। इसी वजह से लेक्लांसी सेल को, किस कौन से सेल को, लेक्लांसी सेल को, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं बस, लेक्लांसी सेल को, है ना, आपकी कॉपर की जगह कार्बन आ गया, इस वजह से इसको जिंक कार्बन सेल के नाम से भी जानते हैं, जिंक कार्बन सेल भी कहते हैं इसे, जिंक कार्बन सेल के नाम से भी इसे जानते हैं, क्योंकि कॉपर की जगह क्या आ गया कार्बन, तो जिंक कार्बन सेल के नाम से जानते हैं। डेनियल सेल को, डेनियल सेल को आपने देखा, डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोलाइट यूज हो रहे हैं, तो दो द्रव सेल के नाम से जानते हैं इसे। इसे किस नाम से जानते हैं, दो द्रव सेल के नाम से जानते हैं। दो द्रव कौन से यूज हो रहे हैं, आपका कॉपर सल्फेट और आपके सरंध्र पात्र में H2SO4 यानी कि तनुबंधक अम्ल। कैथोड हो गई, इलेक्ट्रो EMF प्रेरित विद्युत वाहक बल, 1 रुपए 8 पैसे, 1 रुपए 12 पैसे, 1 रुपए 46 पैसे। प्रतिरोध ज्यादा है क्योंकि बल का मान बहुत कम है, 2 से 6 ओम। प्रतिरोध को किस में मापा जाता है जी, ओम में, 2 से 6 ओम। और यहाँ थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे, 1 से 5 ओम। अच्छा, दोष कौन से है, लोकल रिएक्शन और पोलराइजेशन, ये दो दोष है। लोकल रिएक्शन करने के लिए हम आपकी अमलगेशन करेंगे, पारे की परत चढ़ाई जाएगी, और पोलराइजेशन को दूर करने के लिए डीपोलराइजेशन करेंगे। क्या यूज करेंगे, डीपोलराइजेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखना है कि सरंध्र पात्र में आपके वोलेटिक सेल में तो हमने किसको डाला था, सरंध्र पात्र में वोलेटिक सेल को तो हमने, लिख देता हूं थोड़ा सा ध्यान रहेगा, सरंध्र पात्र में वोलेटिक सेल में, कौन से सेल में, वोलाटिक टिक सेल में तो किसको डाला था, हमने डाला है जी किसको, कॉपर को, कॉपर की छड़ को डाला था। किसके साथ डाला था, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। पोलराइजेशन को दूर करने के लिए कॉपर की छड़ के साथ हमने किसको डाल दिया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के डाल दिया। ठीक है, फिर इसमें डेनियल सेल में हमने किसको डाला, डेनियल सेल में डाला है जी हमने जिंक को। किसको डाला है, जिंक को। डेनियल सेल में ऑलरेडी हम इनबिल्ट लेके आए थे जिंक को, जिंक को डाला है
जिंक को डाला है, ठीक है। कौन से सेल, सेल का नाम लिखेंगे पहले, डेनियल में, डेनियल में, डेनियल सेल में, सरंध्र पात्र में हमने किसको डाला, जिंक को डाल के लेके आए हैं। इसी वजह से आपके डेनियल सेल में ना तो लोकल रिएक्शन दोष आता, ना ही आपका ये दोनों ही दोष आपके किस में नहीं आते, डेनियल सेल में आते ही नहीं। क्यों नहीं आते, क्योंकि भाई हम पारे की, जिंक की परत को तो पारे से कवर करके लेके आते हैं, और आपके जो कॉपर वाली जिंक वाली जो कॉपर वाली प्लेट है उसको हम ऑलरेडी किसके लेके अंदर आते हैं, हम लेके आते हैं। एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ मैंने सही बताया क्या पीछे, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कॉपर को और जिंक को डालते हैं, है ना, और ये दोनों ही दोष उसमें नहीं आते। लेकिन जिंक को किसके साथ डालते हैं, H2SO4, तन्नु गंधक अम्ल के साथ डालते हैं, H2SO4 के साथ डालते हैं, ठीक है। अब बच गया जी कौन सा, लेक्लांसी सेल। लेक्लांसी सेल में हम किसको डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं जी फिर से आपके जिंक को या कार्बन को, तो हम डाल रहे हैं जी आपकी, आपने देखा होगा अभी डायग्राम में कि हम डाल रहे हैं पॉजिटिव प्लेट को, कॉपर की जगह कार्बन की प्लेट है। लेक्लांसी सेल में हम किसको डाल रहे हैं, कार्बन को डाल रहे हैं। थोड़ा सा साइड यहाँ लिख देता हूँ, डेनियल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। तीसरा सेल कौन सा है, डेनियल नहीं, लेक्लांसी, लेक्लांसी सेल में शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। लेक्लांसी सेल में हम किसको डाल रहे हैं, कॉपर जिंक, और यहाँ किसको डाल रहे हैं, कार्बन को, और किसके साथ डाल रहे हैं, किसका चूर्ण है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, MnO2 का चूर्ण के साथ डाल रहे हैं। ये दो दोष आपको सारे के सारे सेलों में देखने को मिलेंगे। तो भाई ये थी आपकी क्लास, होप सो कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। फिर भी अगर छोटी मोटी कोई आपको लगता है कि भाई ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वीडियो को रिवर्स करके देख लेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। और जैसे ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसे मैं टेबल के तौर पर आपको लिख के दे दूंगा, मेरे ख्याल से आप नहीं बोलोगे। लिंक करके याद करो, पहले में H2SO4, फिर CuSO4, फिर अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, फिर कॉपर कॉपर कार्बन, जिंक जिंक जिंक, 1 रुपए 8 पैसे, 1 रुपए 12 पैसे, 1 रुपए 46 पैसे, फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, प्रतिरूप। ज्यादा है 2 से 6, 1 से 5, यहीं से पेपर में बन जाएगा। दोष में ध्यान रखेंगे, दो ही तो दोष है, लोकल रिएक्शन और आपका कौन सा, पोलराइजेशन। लोकल रिएक्शन में लोकल करंट बहने लग जाएगा, परत चढ़ा देंगे पारे की, खत्म हो गई। फिर आपके सरंध्र पात्र में रखेंगे अमोनियम क्लोराइड, MnO2, अमोनियम डाइऑक्साइड, और आपका रखेंगे कभी कभार इसमें डेनियल सेल में H2SO4, बाकियों में तो सेम है। एनोड प्लेट को ही रखना होता है, कॉपर को कार्बन को, यहाँ हम कैथोड प्लेट को रखेंगे H2SO4, बस खत्म हो गया, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर यहाँ तक लास्ट तक आपको बने रहे हो, वीडियो अच्छी लगी तो अब जाते जाते इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।